हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक ऑलरेडी कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, अराउंड 20 वीडियोस आ चुकी हैं उसकी वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो आप उसको सबको देख लीजिए। और ये नेक्स्ट वीडियो है उसकी, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल से। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइज कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी जो आने वाली उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो सके। साथ ही साथ लेट्स क्रैक इट का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उस पर सारी करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन, वीडियो की डिटेल्स, सब चीज़ें जो आती हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं चैनल के, वो सारे अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। उस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस कि जो स्टूडेंट्स आर ओ एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर पाएँ 27 मार्च से पहले, क्योंकि 27 मार्च को आपका आर ओ एडवोकेट जनरल का पेपर है। तो टेस्ट सीरीज़ इज़ लाइव, टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि बजट अभी आया था, 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है, तो बजट तैयार हो रहा है। 1 या 2 दिन में, 2 या 3 दिन आपको लगेंगे। मैंने उसको अपडेट चैनल पे भी किया है, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी अपडेट किया है। तो 2-3 दिन में आपको बजट की वीडियो मिलेगी। उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बजट हम कवर करेंगे, एक एक चीज़ बजट में बताई जाएगी कि कहाँ पे क्या चीज़ बढ़ी है, क्या चीज़ घटी है। तो हर चीज़ उसमें कवर की जाएगी, जिससे कि आपका पूरा का पूरा बजट कवर हो जाए। और बजट से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं या बजट में जितनी भी स्कीम्स बताई गई हैं, सब उसमें डिस्कस की जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा उसको करने के बाद कि आपका बजट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूट जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं 1848 में रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप में क्या हो रहा था, जर्मनी में क्या हुआ और इटली में क्या हुआ, हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आगे आता है कि पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, अ रिवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस वाज अंडरवे। तो देखो, अब रिवोल्ट्स गरीब आदमी भी कर रहा था, जो अनएम्प्लॉयड है वो भी कर रहा था, और एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो भी रिवोल्ट कर रहे थे। यानी कि सब अपनी अपनी डिमांड्स के हिसाब से अलग अलग रिवोल्ट्स वहाँ पे चल रहे थे। फरवरी 1848 में फ्रांस में क्या हुआ, ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। एब्डिकेशन का मतलब होता है कि उसको मोनार्की की पोस्ट से, राजा की पोस्ट से हटा देना, उसको भगा देना। एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। तो फरवरी 1848 में फ्रांस में क्या होता है कि मोनार्क को हटा दिया जाता है और एक रिपब्लिक बना दिया जाता है, उसको गणतंत्र बना दिया जाता है। किस बेसिस पे? यूनिवर्सल मेल सफरेज के बेसिस पे। यानी कि यूनिवर्सल होगा, मेल सफरेज होगा, यानी कि वोटिंग तो, वोट देने का हक तो मिला, लेकिन किसको? मेल को मिला। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, सिर्फ पुरुष को ही वहाँ पे वोट डालने का हक मिला। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, जैसे कि जर्मनी में, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मैन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो मेटरनिच ने कहा था एक बार कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, तो वही चीज़ हुई वापस से 1848 में। फ्रांस में कुछ गड़बड़ होती है, फ्रांस में मोनार्की को हटाया जाता है और कहा जाता है कि अब फ्रांस एक रिपब्लिक है और सभी लोग या सभी मेल पर्सन वोट देंगे और इलेक्शन में कोई भी पर्सन होगा जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा। अब जब ये फ्रांस में हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यूरोप के दूसरे पार्ट्स में जो अभी तक देश नहीं बने थे, नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, वहाँ पे जद्दोजहद चलने लगी, वहाँ पर संघर्ष चलने लगा इसी तरह से रिपब्लिक घोषित करने के लिए। चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, पोलैंड हो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो, वहाँ पे सभी पुरुष और औरतें जो थे, जो लिबरल मिडिल क्लास के थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तो डिमांड वो कर ही रहे थे, मतलब नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड भी उसमें ऐड कर दी। यानी वो ये तो चाह ही रहे थे कि हमारा एक राष्ट्र बन जाए, नेशनल यूनिफिकेशन हो जाए, हम एक देश के नागरिक हो जाएं। अब इसके साथ ये तो उनकी डिमांड थी ही नेशनल यूनिफिकेशन की, साथ ही साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी उसमें ऐड कर दिया कि अब संविधान भी हमें चाहिए और संविधान भी बनना चाहिए, ये भी उसमें ऐड कर दिया गया। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation, growing popular unrest to push the demand for the creation of a nation state on parliamentary principles। यानी कि उन्होंने डिमांड करने लगे कि एक नेशन स्टेट बनना चाहिए, यानी कि हमारा ऐसा स्टेट बनना चाहिए, एक ऐसा देश बनना चाहिए जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे
बेस्ड हो, यानी कि जो पार्लियामेंट हो यानी कि संसदीय प्रणाली पे बेस्ड हो, जहाँ पे संसद लागू होगी, 2 हाउस बनेंगे, अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे भारत में है लोकसभा राज्यसभा, इस तरह से पार्लियामेंट बने और सब तरीके से काम हो, कानून बने, उन पे डिबेट हो, डिस्कशंस हो, कि जब तक उन पे विचार विमर्श नहीं किया जाएगा कोई कानून नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए। तो इस सब की डिमांड लोग करने लगे। एक संविधान होना चाहिए, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए और एसोसिएशन की फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई आदमी कोई गुट बनाना चाहता है, कोई ग्रुप बनाना चाहता है, एसोसिएशन बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो फ्री हो, उस पर कोई भी बंदिश ना हो। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो जर्मनी रीजन के क्या होने लगा, जो जर्मन रीजन के थे, फ्रैंकफर्ट के लोग थे, अच्छे लोग थे, यानी कि बिजनेसमैन लोग थे, जो प्रॉस्परस लोग थे, थोड़े बहुत प्रोफेशनल्स थे, वे सब एक साथ आए और उन्होंने एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन कर दिया, उसको बना दिया। 18 मई 1848 में क्या होता है, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च करते हैं इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो सेंट पॉल का चर्च है फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ पे एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाने के लिए 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं जर्मनी में, वो मार्च करते हैं, जिससे कि जर्मनी को अब क्या कर दिया जाएगा एक यूनाइटेड स्टेट बना के, यानी कि एक यूनाइट कंट्री बना के वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन और साथ साथ एक पार्लियामेंट लगा दी जाएगी। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, जर्मनी देश के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा कि मोनार्की तो होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो काम करेगा, यानी कि जो संविधान कहेगा राजा वही करेगा। जैसे आज के टाइम पे ब्रिटेन में है कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में आज भी मोनार्की है, लेकिन वो मोनार्की किसके तहत है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, जो भी आप बोलो। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarch to oppose the elected assembly. जो और डेप्यूटीज थे, जब उन्होंने क्राउन को कहा, यानी कि फ्रेडरिक विल्हेम फोर को कहा, जो प्रशिया का किंग था, कि भाई आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, तो उसने इसको मना कर दिया। उसने और दूसरे उन मोनार्कों को ज्वाइन कर लिया, उन राजाओं को ज्वाइन कर लिया जो पहले से ही इलेक्टेड असेंबली को अपोज करते थे, यानी कि इसके विपरीत बोलते थे। उनका कहना यह था कि पार्लियामेंट जैसा कोई सिस्टम नहीं है, जो राजा है वो राजा है। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, यानी कि जो अपोजिशन थी एरिस्टोक्रेसी की, मिलिट्री की, वो स्ट्रॉन्ग होती गई और जो सोशल बेस था पार्लियामेंट का वो खत्म होता चला गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, पार्लियामेंट में ज़्यादातर कौन लोग होते थे, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग होते थे, वो होते थे हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट द सपोर्ट। धीरे धीरे वो क्या करने लगे कि कुछ डिमांड्स जो थी वर्कर्स की या आर्टिजन्स की, यानी कि जो गरीब वर्ग हुआ करता था, उनकी जो डिमांड्स होती थी, कभी कभी वो उसको इग्नोर कर देते थे, उसको सुनते नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनका सपोर्ट भी खत्म होने लगा। पार्लियामेंट में जो कौन थे, मिडिल क्लास लोग थे, तो उनका सपोर्ट खत्म होने लगा। इन दी एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, तो ट्रूप्स को बुला लिया गया और जो असेंबली थी उसको खत्म कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। देखिए सिंपल सी बात है, औरतों को जो पॉलिटिकल राइट देना है कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, ये हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है, हमेशा से इस पर विवाद रहा है, चाहे वो भारत हो चाहे वो दूसरे देश में हो। हालांकि भारत ने इस चीज़ पे काफ़ी अच्छा कदम लिया। जब हम भारत आज़ाद हुए 1947 में, तो इंडिया ने आज़ाद होते ही पहले ही इसको एक इशू नहीं बनाया और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमने दे दी, यानी कि जो भी भारत में 18 साल से ऊपर का पर्सन होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ तो पहले 21 साल थी उम्र, लेकिन बाद में 1989 में जाके हमने 18 साल उसकी उम्र कर दी कि अब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, वो पर्सन जो है वोट दे सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। कंट्रोवर्शियल वन इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, तो यानी कि कई सारी औरतें जो थी उस टाइम पे, कई सारी लेडीज़ जो थी, स्त्रियाँ जो थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, चाहे वो वोट डालने का हक हो, चाहे वो इलेक्शन में खड़े होने का हक हो। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, औरतों ने यानी कि लेडीज़ ने, वुमेन ने अपनी खुद की, जो महिलाएं थी उन्होंने खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी। उन्होंने न्यूज़पेपर निकाले एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और उन्होंने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि महिला सशक्तिकरण हो सके, महिलाओं की बात को रखने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, धरने देने शुरू कर दिए, डेमोन्स्ट्रेशंस करने शुरू कर दिए। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, लेकिन इसके बावजूद भी उनको वोट डालने का हक या इलेक्शन में खड़े होने का हक नहीं मिला। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे
कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी, जर्मनी की जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, वो कहाँ पे कन्वीन की गई थी, कहाँ पे हुई थी? तो वो जो वहाँ पे चर्च था सेंट पॉल, उसमें हुई थी। women वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। तो यानी कि जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट थी, वहाँ पे लेडीज़ को, वुमेन को हक नहीं था कि आप वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आओ, यानी कि चुनकर आप एक सदस्य के रूप में आओ। वहाँ पे सिर्फ औरतें किस तरह से आ सकती थी? विजिटर्स गैलरी में बैठने के लिए आ सकती थी, और वो भी खड़ा होना था उनको वहाँ पे आके। ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। दो कंजर्वेटिव फोर्सेज वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। देखिए क्या हुआ कि जैसे लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको नेशन बनाना है, एक देश बनाना है, उसके बाद फिर वहाँ पे संविधान भी चाहिए। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे, जो चाह रहे थे कि इतनी जल्दी चेंजेस ना आए, अगर मोनार्की चल रही है तो मोनार्की चलती रहे, तो उन्होंने ये जो मूवमेंट्स थे 1848 के, ये जो आंदोलन थे, इनको दबा तो दिया, लेकिन वो ओल्ड ऑर्डर जो थे, यानी कि जो पुराना ऑर्डर था, उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाया। यानी कि लोगों के अंदर अब यही रहता था कि हमें आज़ाद होना है, एक देश बनना है, और एक देश बनने के बाद हमारे जो हमें रूल करेगा वो एक संविधान रूल करेगा, संविधान से चुने गए लोग रूल करेंगे, ना कि कोई राजा या रानी। Monarch were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। तो monarchs जो थे, यानी कि जो राजा महाराजा थे, उनको भी ये समझ में आने लगा कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन लोग कर रहे हैं, यानी कि क्रांति कर रहे हैं, या हम उनको दमन करते हैं, उनका दमन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कब रुक सकती है? ये सब चीज़ तभी रुक सकती है जब हम उनको कुछ कंसेशन दे दें, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी कर दें। Hence, in the years after 1848, autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। तो अब जो सेंट्रल यूरोप का और ईस्टर्न यूरोप, यानी कि जो हिस्सा रशिया से लगता हुआ हिस्सा था, यानी कि वो एरिया यूरोप का जहाँ पे चेंजेस नहीं हो रखे थे, उन्होंने वैसे ही चेंजेस करने शुरू कर दिए जैसे कि 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में हो रखे थे। देखिए जो पश्चिमी यूरोप है वो कौन से कंट्रीज़ हैं? जैसे कि फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, है ना, ये जो कंट्रीज़ हैं ये वेस्टर्न यूरोप में आते हैं, यानी कि पश्चिमी यूरोप में आते हैं। और ईस्टर्न यूरोप में कौन से आते हैं? जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, है ना। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, या स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सभी कंट्रीज़ जो हैं ये ईस्ट यूरोप में आते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं पूर्वी यूरोप में आते हैं। तो इन कंट्रीज़ में वो चेंजेस नहीं आ रखे थे, तो इन कंट्रीज़ ने अपने यहाँ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कि जर्मनी कैसे बना और इटली कैसे बना। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी इन रिवॉल्यूशन। तो नेशनलिज्म जो था यूरोप में वो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन के साथ चलने लगा। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव, यानी कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, यानी कि जो राष्ट्रवादी लोगों के अंदर सेंटिमेंट थे, यानी कि जो भावनाएं थी, वो कैसे मोबिलाइज हो रही थी? कंजर्वेटिव्स के द्वारा हो रही थी, फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो यानी कि लोगों के अंदर ये भावना आने लगी कि अब हम पॉलिटिकल डोमिनेशन करना है यूरोप में, यानी कि एक कंट्री का डोमिनेशन होगा दूसरे कंट्री पे, या पॉलिटिकल डोमिनेशन होगा वहाँ पे। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। तो इस प्रोसेस की वजह से जर्मनी और इटली जो है यूनिफाई हो पाया। तो नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन। सिंपल सी बात है, हर देश में ऐसा ही होता है कि जो मिडिल क्लास हैं, यानी कि जो जिन पे थोड़ा सा पैसा होता है, थोड़ा सा, वो ज़्यादा रिच नहीं होते लेकिन बिल्कुल गरीब भी नहीं होते, लेकिन मिडिल क्लास होते हैं, और जो पढ़ लिख लिए होते हैं, तो उनको चीज़ों की समझ होती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर। हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में कितने स्टेट्स थे? 39 स्टेट्स थे, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो 39 स्टेट्स को जो वहाँ के नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने ट्राई किया कि हम इसको जो है क्या कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ रशिया। तो यानी कि जो ये लिबरल इनिशिएटिव था कि हम 39 के 39 स्टेट्स जो हैं जर्मनी के, उनको जोड़कर एक पूरा जर्मनी बना दिया जाए, इस चीज़ को, नेशन बिल्डिंग के इस प्रोसेस को रोक दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, रिप्रेस किया गया किन फोर्सेस के द्वारा? जो मोनार्की की मिलिट्री थी, या जो वहाँ की मिलिट्री थी, उसके द्वारा, इसको लोगों के द्वारा जो लिबरल नेशनलिस्ट कर रहे थे उसको रोक दिया गया। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? बड़े बड़े लैंड ओनर सपोर्ट कर रहे थे, जिनको जंकर्स कहा जाता था प्रशिया के। यानी कि जो जर्मनी का खुद का मोनार्क था, मिलिट्री थी, वो तो थी ही, साथ साथ जो प्रशिया का लैंड ओनर था, लैंड ओनर्स हुआ करते थे बड़े बड़े, वे भी मना कर रहे थे कि ऐसा पूरा एक देश नहीं बन जाना चाहिए, रिपब्लिक नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि जिन जिन का फ़ायदा मोनार्की से चल रहा है वो यही सोचेंगे कि मोनार्की वाला सिस्टम जो है वो चलता रहे। फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। यानी कि इसके बाद अब प्रशिया ने लीडरशिप ले ली
नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट की। इसका चीफ मिनिस्टर था कौन? ऑटो वन बिस्मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि ऑटो वन बिस्मार्क ने किसकी यूनिफिकेशन में हेल्प करी, किस देश की? तो जर्मनी के देश की हेल्प की। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये प्रोसेस निकाला और किसकी हेल्प से निकाला? प्रशिया की आर्मी की हेल्प से और वहाँ का जो राजशाही तंत्र था यानी कि ब्यूरोक्रेसी थी उसके वजह से। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से लड़ा गया, एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो अब किस तरह से वहाँ पे यूनिफिकेशन हो पाया? 3 युद्ध लड़े गए 7 सालों में। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा गया, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। इसमें सब में क्या हुआ? प्रशिया जीत गया और यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था यानी कि जो एक पूरा देश बनने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। 1871 में जो प्रशियन के किंग थे विलियम वन, उनको जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया गया इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल। तो 1871 में जो प्रशिया के किंग थे विलियम वन, वो जर्मनी के एम्परर बन गए। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एक असेंबली बुलाई गई सभी राजाओं की जो जर्मन स्टेट्स के थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by केसर विलियम वन ऑफ प्रशिया। तो यानी कि 1871 में एक असेंबली बुलाई गई, जर्मन स्टेट्स के जो राजा थे सब उनको, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ प्रशिया के मिनिस्टर्स थे, ऑटो वन बिस्मार्क थे, और वहाँ पे एक कहाँ पे बुलाया गया? हॉल ऑफ मिरर्स में बुलाया गया। एक मिरर्स का हॉल था, ये एक पैलेस का नाम है, पैलेस ऑफ वर्साइल में। और वहाँ पे जो जर्मन एम्पायर का नया एम्परर बनाया गया वो किसको बनाया गया? राजा किसको बनाया गया? केसर विलियम फर्स्ट को बनाया गया, जो कि प्रशिया के राजा हुआ करते थे। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। तो जो जर्मनी को एक यूनाइट करना था और जर्मनी को एक देश बनाना था, तो जर्मनी की हेल्प यहाँ पे किसने करी? जर्मनी को एक देश बनाने का जो काम किया वो किसने किया? वो प्रशिया ने किया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। तो यानी कि प्रशिया ने फिर क्या करा? प्रशिया जब प्रशिया की हेल्प से जर्मनी यूनाइट हो पाया, तो आप सिंपल सी बात है, आप जिसकी हेल्प से काम कर पाते हो उसका इन्फ्लुएंस आपके काम पे रहता है। तो लाइकवाइज प्रशिया का इन्फ्लुएंस जो था वो जर्मनी के ऊपर था। उसने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया मॉडर्नाइज करने के लिए, आधुनिकरण करने के लिए किसकी? जर्मनी की करेंसी को, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम को, लीगल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, यानी कि जितना भी न्यायिक प्रणाली है, वहाँ की बैंकिंग प्रणाली है या मुद्रा प्रणाली है, यानी जितनी भी करेंसी का सिस्टम है, उन सबको मॉडर्नाइज करने के लिए जर्मनी में काम किया प्रशिया ने। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। तो पूरे जर्मनी के लिए प्रशिया के द्वारा जो लागू किए गए मेजर्स थे या प्रैक्टिसेस थी वो एक तरह से मॉडल बन के साबित हुई और पूरे जर्मनी ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। और ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है इटली यूनिफाइड, यानी कि इटली कैसे यूनिफाइड होता है, ये इटली कैसे यूनिफाई हुआ उसको देख लेते हैं। तो इटली कैसे यूनिफाई हुआ? लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली भी छोटे छोटे प्रोविंसेस में बिखरा हुआ था। आज जैसा हम जो इटली देखते हैं इतना बड़ा इटली नहीं था, वो भी अलग अलग चीज़ों में टूटा हुआ था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, है ना। तो एक मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर था जो कई सारे देशों पे, मल्टी नेशनल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो कई सारे देशों के पार्ट उसके अंदर थे, है ना। और अपने आप में वो बहुत बड़ा एम्पायर था जिसमें इटली का भी कुछ पार्ट था, ऊपर स्विट्ज़रलैंड का भी कुछ पार्ट हो गया, ये इधर से अलग अलग कंट्रीज़ का, हंगेरी का कुछ पार्ट हो गया। तो अलग अलग कंट्रीज़ का पार्ट कुछ कुछ उसमें था और वो पूरा एम्पायर कौन सा था? हैब्सबर्ग एम्पायर था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 1850 के आसपास इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली जो था वो कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? 7 स्टेट्स में। ये आप पता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जर्मनी 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, इस तरह से इटली जो है वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से एक जो था सर्दिनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। सिर्फ एक था सर्दिनिया पीडमोंट, ये इटली का पार्ट था, आज भी इटली का पार्ट है, और ये जो था उस टाइम पे इटालियन प्रिंस के द्वारा रूल हो रहा था। बाकी सब जो रीजन था इटली का वो अलग अलग लोगों के द्वारा रूल हो रहे थे। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, यानी कि जो नॉर्थ का हिस्सा था इटली का वो ऑस्ट्रिया के जो रूलर थे हैब्सबर्ग एम्पायर के, उसके अंडर था। सेंटर जो था वो पोप रूल कर रहे थे। साउथ का जो हिस्सा था वो जो बॉर्बन किंग्स थे स्पेन के, उसके अंडर में था। यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ का दबदबा हो रखा था, अलग अलग कंट्रीज़ रूल कर रहे थे अलग अलग रीजन को। लेकिन वहाँ पे यूनिफिकेशन की बात ये थी कि क्योंकि सभी लोग वो क्या थे, अपने आप को इटालियन समझते थे।
इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। इटालियन लैंग्वेज भी वहाँ पे थोड़ी थोड़ी वेरी करती थी सभी लोगों में, और उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई थी। हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, कई सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस उस लैंग्वेज में थे। 1830s में गिउसेपी मैज़िनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। तो 1830s में गिउसेपी मैज़िनी जो थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो इटली को क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोज। तो उन्होंने यंग इटली भी बनाई थी, यंग यूरोप भी बनाई थी, तो दो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी अंडरग्राउंड, एक सीक्रेट सोसाइटीज़ थे आप कह सकते हो, जो किस चीज़ का काम कर रही थी, इटली को यूनिफाई के लिए प्रोसेस में हेल्प कर रही थी। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। अब देखिए सिंपल सी बात है, इटली का सिर्फ एक रीजन सर्दिनिया पीडमोंट, वो एक ऐसे रूलर के द्वारा रूल किया जा रहा है जो इटालियन रूलर है। बाकी इटली का जितना भी एरिया था वो इटालियन रूलर के द्वारा रूल नहीं किए जा रहे थे। अलग अलग देश के लोग जो थे, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर का हो गया, या फिर नीचे स्पेन का हिस्सा हो गया, या पोप हो गए जो सेंट्रल एशिया में सेंट्रल पार्ट में थे, क्योंकि तो अलग अलग एरिया का जो था वो अलग अलग लोग जो हैं उसको रूल कर रहे थे। अब जब 1830s के 1840s के जो रिवॉल्यूशन थे वो फेल हो गए, तो अब सारा दामोदर किस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो अब सही सही हो जाएगी, इससे चल जाएगा सही। आप इसको अभी देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा बियर कीजिएगा। कभी कभी ये टेक्निकल एरर हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, उसको उसको उसके लिए सॉरी, मतलब इसमें जो भी प्रॉब्लम आई है, बाकी अब देखिए आगे। तो हम ये पढ़ रहे थे कि जो गिउसेपी मैज़िनी, ये हो गया हमारा सर्दिनिया पीडमोंट, हम पढ़ रहे थे किंग विक्टर, जो विक्टर इमैनुअल II थे, उनको यूनिफाई करना था इटालियन स्टेट्स को थ्रू वॉर। तो अब बात क्या हो गई कि जब वहाँ पर कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा था, यानी कि जितने भी रिवॉल्यूशंस हो रहे थे वो सब फेल हो गए थे, तो अब जो अकेला रीजन था जो रूल कर रहे थे, सर्दिनिया पीडमोंट के रूलर किंग थे वहाँ के, जो विक्टर इमैनुअल II, जो कि अपने आप में एक इटालियन थे, तो इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भाई अब आप जो हैं जितने भी इटालियन स्टेट्स हैं, अब आप उनको यूनाइट करोगे, किसके थ्रू, वॉर के थ्रू। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। तो वहाँ पे जो रूलिंग एलीट थी, यानी कि जो लोग थे, वो क्या उनकी आंखों में, उनकी नज़रों में ये बात थी कि इस रीजन को अगर यूनाइट कर दिया जाए तो उसकी वजह से हम क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, आर्थिक विकास कर पाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक छोटा सा राज्य रहेगा तो वो अपना आर्थिक विकास इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर जो रिसोर्सेज होंगे, उस पर जो संसाधन होंगे वो कम होंगे। लेकिन अगर वो यूनाइट हो जाएगा तो उसके पास संसाधन भी ज़्यादा होंगे, और वो ईजिली अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस भी ला सकता है और प्रॉस्पर भी कर सकता है, यानी कि समृद्ध भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर कैवूर, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, वॉज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। लेकिन वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे कैवूर, उन्होंने इटली के रीजन्स को यूनाइट करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, लेकिन बात ये थी कि ना तो वो एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, ना ही एक डेमोक्रेट थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन लीड, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। थे तो वो इटालियन, लेकिन बोलते बहुत अच्छे से क्या थे, फ्रेंच बोलते थे। दो अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवूर, सर्दिनिया पीडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। तो 1859 में फ्रांस की हेल्प से सर्दिनिया पीडमोंट के रूलर ने ऑस्ट्रियन फोर्स का जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसको हरा दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेपी गैरिबाल्डी जॉइन द फ्रे। अब देखिए, एक गिउसेपी मैज़िनी है और गिउसेपी गैरिबाल्डी हैं, दो पर्सन हैं। 1860 में वो साउथ इटली में गए और दो सिसली जो वहाँ पे हैं, यानी कि सिसलीज का जो एरिया है उसको कैप्चर किया, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। अब देखिए स्पेनिश रूलर थे वहाँ पे, हमने पढ़ा था अभी कि जो बॉर्बन डायनेस्टी थी स्पेन की, वो जो साउथ वाला इटली का हिस्सा था उस पर वो रूल कर रहे थे। तो मोनार्क जो था वो वहाँ पे गए, नीचे गए साउथ में, और साउथ के लोगों से सपोर्ट मांगा, यानी कि साउथ इटली के लोगों से सपोर्ट मांगा अपने लिए। तो जब उन लोगों को वो सपोर्ट करने लगे तो उन्होंने क्या करा, स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से हटाना चाहा। 1861 में विक्टर इमैनुअल II ने वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो पूरे यूनाइटेड इटली का जो
किंग था विक्टर इमैनुअल II, उसको कब कहा गया कि वो पूरे इटली का किंग है? 1861 में। सवाल पूछा जा सकता है आपसे। मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। यानी कि बहुत से लोग ऐसे थे इटली के जो इलिटरेट थे, जिनको पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी इटली क्या हो गया? यूनिफाई हो गया। द पीजेंट मासेस who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife। तो ये कह सकते हैं कि गैरिबल्डी ये कह रहे थे कि वहाँ के लोग जो थे, पीजेंट मासेस जो थे, यानी कि जो किसान लोग थे, वो इतने इलिटरेट थे, इतने पढ़े लिखे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे कि अगर वहाँ पे इटालिया वर्ड का मतलब था कि जो पर्सन इटली से बिलोंग करता हो या एक इटालिया वाली फीलिंग हो, यानी कि इटली की फीलिंग हो, तो उनको ये लगता था कि इटालिया जो है ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। ये एक जस्ट ह्यूमरस वे में है, ये ऐसा नहीं होगा, बाकी जो भी है। तो इसमें ये समझ में आता है कि लोगों का ना पढ़ना या लोगों का जो वहाँ पे अशिक्षित होना था, यानी कि इलिटरेसी जो वहाँ पे प्रिवेल कर रही थी, उसके वजह से कई कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा अपनी यूनिफिकेशन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो सभी लोगों के अंदर इतनी भावना होगी या ये चेतना होगी कि वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने लिए या अपने देश के लिए वहाँ पे रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाती है, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो इस वजह से ऐसा हो गया। बाकी आप वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पूरी देखिए जिससे कि आपकी हर चीज़ कवर हो जाए और कुछ भी ना छूटे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।